89 से पुलवामा तक एक ग्लोबल जिहाद का सफर चला। 89 में ग्लोबल जिहाद हमारे मुल्क में आया, कश्मीर में एंटर किया। वो आया नहीं, उसको बुलवाया गया था और उसको लाने वाला, बुलवाने वाला कोई नहीं था बल्कि एक भारत का गृह मंत्री था जिसका नाम था मुफ्ती मोहम्मद सईद। सारा कार्यक्रम वहीं से शुरू हुआ और आपको मालूम है किस तरह से अपनी पुत्री का उन्होंने अपहरण करवाया और उसके बाद ये सिलसिला पूरा ग्लोबल जिहाद का शुरू हुआ। वो एक ऐसा वक्त था कि जो जिहादी मिजाज जो था वो बिल्कुल उफान पे था, क्योंकि इन्होंने सोवियत यूनियन की जो सेना थी उसको अफगानिस्तान से पीछे लौटने पे, विड्रॉ करने पर मजबूर किया था। और हमारे अमेरिकी भाई जिन्होंने ये पूरी ग्लोबल जिहाद की जो फैक्ट्री तैयार की थी, उन्होंने ये सही नहीं समझा कि इस फैक्ट्री का कुछ हिसाब भी लिया जाए जाने से पहले। वो उसी तरह से छोड़ गए। उन्होंने सोचा कि जियाउल हक को मरवा देने से शायद ये जिहाद की किताब अपने आप बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान को एक नया असला मिल गया और उसने ये सोचा कि ये जो जिहादी, ग्लोबल जिहाद का असला जो है, जो हथियार है, ये सुनहरा मौका है भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने का और कश्मीर हासिल कर लेने का। उस समय मैंने आपको बताया कि कैसे उन्होंने एक सुपर पावर को किस तरह से विड्रॉ करने पर मजबूर किया था। तो जितने इस्लामिक दुनिया जिसे कहते हैं, उसमें एक बड़ा जुनून सा था, एक बड़ा अभिमान। और उन्होंने सोचा कि हिंदुस्तान में ये 2-4 महीने की बात है, ये ग्लोबल जिहादी जाएंगे और हिंदुस्तान जो है वो कैपिचुलेट कर जाएगा और घुटने टेक देगा। लेकिन उनका गणित गलत था। वो आज भी मुकाबला जारी है। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे 2 दशक 3 दशक में ग्लोबल जिहाद का जो वेट जो है वो पूरा हिंदुस्तान की तरफ था। और हमने अगर ये शॉक एब्जॉर्ब नहीं किया होता तो पता नहीं कितने 9-11 पूरी दुनिया में हो गए होते। हमारे यहां ग्लोबल जिहादीज, ये चेचन साए, उज़्बेक साए, पठान साए, आज भी पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। तो ये कश्मीर की लड़ाई नहीं है, ये कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई ग्लोबल जिहाद की लड़ाई है। तो वो यहां से आए और उनका जो वहशीपन था इन सारे ग्लोबल जिहादियों का, उन्हें न हिंदुस्तान से प्रेम, न कश्मीरियों से प्रेम। और उस वहशीपन में उन्होंने पता नहीं क्या क्या कहर ढाला। वहां की कश्मीरी समाज पे कहर डाला, औरतों पर खास करके कहर डाला, और वो कहर अब भी जारी है। कुछ ऐसा हुआ कि उसी समय हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया और उस कहर से हमारी जो कुछ हमारे जो कश्मीरी हिंदू माँ और बहनें थीं, उनका इज्जत बचा, काफी हद तक वो लोग महफूज रहे। बड़ा वो दुखदाई हिस्सा था, अभी भी है, एक हमारे देश के इतिहास में एक बड़ा दुखदाई चैप्टर है। लेकिन कहते हैं कि दुख में भी कुछ अच्छाई छुपी होती है। तो ये एक अच्छाई उसमें छुपी हुई थी कि वो वैश्यों का शिकार नहीं बन पाए।
और उस समय फिजा में इस तरह की घृणा थी, इतनी हिंसा थी कि वहां के तमाम लाउड स्पीकरों से कश्मीर घाटी के ये कहा जा रहा था कि आप अपने बहू बेटियों को यहीं छोड़ दो और आप यहां से जा सकते हो। पुष्पेंद्र जी बताते हैं कि एक छात्र अपने स्कूल के टीचर से भी उसने दुर्व्यवहार करना गलत न माना। मैं दुर्व्यवहार जब कह रहा हूं तो ये उतना कठोर शब्द नहीं इस्तेमाल करता हूं, बाकी आप सब समझ सकते हैं। तो उसने ये दुर्व्यवहार करना गलत नहीं माना। तो देवियों और सज्जनों, मेरा यह सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक मुस्लिम भट्ट हिंदू भट्ट की बहन से दुर्व्यवहार करना उचित समझा? ऐसा कैसे हुआ कि एक मुस्लिम मट्टू अपने हिंदू मट्टू को वहां से पलायन करवाना या उसको वहां से निकासित करना उसने ठीक समझा? ये आखिर हुआ कैसे ये, और इसका क्या उन्मूलन है? तो देखिए, जब तक आप डी रेडिकलाइजेशन नहीं करेंगे, जब तक ये पूरी ये जहर जो है जिहादिज्म का, उसको खत्म नहीं करेंगे, आपको इस पूरी समस्या का हल नहीं मिलेगा। हर देश अपने अपने तरीके से डी रेडिकलाइजेशन कर रही है। आपने देखा होगा कि चीन ने कई कदम उठाए हैं, दाढ़ी बैन कर दिया है, बुर्का बैन कर दिया है। आप सबको मालूम है कि वहां पे मस्जिदों में उन्होंने एक नंबर स्टिपुलेट कर दिया है कि एक बार में 5 आदमी से ज्यादा नमाज नहीं पढ़ेंगे, और उन्होंने इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स खोले हैं। ताजिकिस्तान, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, जो कि इस्लामिक मेजॉरिटी कंट्री है, उसने भी ये बुर्का और ये दाढ़ी ये सब बैन कर दिया। कहते हैं कि वो ताजिक कल्चर के खिलाफ है। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? मैं किसी की, क्योंकि चाइना ऐसा कर रहा है इसलिए हमको उसको फॉलो करना है, क्योंकि ताजिकिस्तान इसको कर रहा है इसलिए फॉलो करना है, क्योंकि सऊदी अरेबिया का प्रिंस सलमान चेंजेस ला रहा है इसलिए हमको चेंजेस लाना है। मैं इसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, ना मेरा ये उद्देश्य है, क्योंकि हमें अपना नैरेटिव खुद बिल्ड करना होगा। लेकिन मैंने आपको कश्मीर का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का सर है, और अगर सर में अगर बीमारी हो जाए तो सारा का आपका बॉडी जो है वो एफ्लिक्ट होना शुरू होता है। और ये देखिए, ये सर की बीमारी के कारण क्या क्या हुआ। पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, उसके पहले उरी हुआ, पार्लियामेंट हुआ, 26/11 हुआ, देश के कई हिस्सों में धमाके हुए, सभी जगह जाने गई, और उसका परिणाम क्या हुआ? माओवादियों और जिहादियों का गठजोड़ हुआ। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में टुकड़े टुकड़े गैंग का नंगा नाच हुआ। तो ये केवल आप अगर इसका विश्लेषण करें तो ये, क्योंकि आपने अपने सर की बीमारी को दूर नहीं किया है, ये इसलिए हुआ है। तो देवों और सज्जनों, अगर हम उन्मूलन चाहते हैं, हल चाहते हैं, तो 125-100 साल पहले वाली कश्मीर की तरफ हमको थोड़ा नजर ले जाना होगा।
और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अभी फिलहाल एक किताब पढ़ी हाल ही में। एक किताब है द वैली ऑफ कश्मीर, और बड़े ध्यान से ये बात को सुनिएगा। द वैली ऑफ कश्मीर, ये इस किताब 1895 में एक वॉल्टर आर लॉरेंस नाम के एक आईसीएस ऑफिसर ने वो किताब लिखी थी 1895 में। और वो उनको बड़ा एफिनिटी था कश्मीरी से, बड़े कीन ऑब्जर्वर थे, और भी उन्होंने कई किताब लिखी और अपने करियर का एक लंबा वक्त उन्होंने कश्मीर में गुजारा था। तो क्या कहते हैं वो? कहते हैं कि द कश्मीरी मुस्लिम्स बाय हार्ट आर हिंदूज। दिल से कश्मीरी मुस्लिम जो है वो हिंदू हैं। और उसके बाद वो कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि यहां पर जितने पवित्र स्थल है उसको वहां हिंदू भी जाते हैं और वहां मुसलमान भी जाते हैं। उन्होंने एक मिसाल दिया। वो कहते हैं कि फतेहपुरा और वीरपुरा 2 जगह का उन्होंने जिक्र किया है। कहते हैं कि वहां पे पद चिन्ह है, कोई रॉक में पद चिन्ह है। कहते हैं कि हिंदूज इसको विष्णु पद कहते हैं और मुसलमान इसको कदमे रसूल कहते हैं। अब देखिए, ये तो हिस्टोरिकल इम्पॉसिबिलिटी है कि मोहम्मद साहब तो कभी आए नहीं हिंदुस्तान, इस तरफ तो उनका कभी आना नहीं हुआ। लेकिन देखिए होता क्या है कि आस्था एक ऐसी चीज है जिसके सामने ऐसी मासूम सवालों का भी कोई स्थान नहीं रह जाता है। और वो आगे कहते हैं कि आप अगर किसी स्थल में जाएं, मुसलमान के किसी पवित्र स्थल पे, और वो चिनार के छाये में हो या पोलार के साये में हो, तो आप देखेंगे, अगर थोड़ा ढूंढेंगे तो आपको थोड़ा ढूंढने के बाद कहीं ना कहीं एक कोई हिंदू का धर्म स्थल आपको मिलेगा। ये बात उन्होंने कही है। फिर वो कहते हैं कि देखिए, ये उन्होंने जो वर्ड यूज किया है वो डिलाइटफुल टॉलरेंस। कहते हैं कि ये डिलाइटफुल टॉलरेंस ये दोनों कम्युनिटीज में इसलिए है कि मुसलमानों ने कभी हिंदुइज्म का आंचल नहीं छोड़ा। उन्होंने पहली बात आंचल नहीं छोड़ा, और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि क्योंकि यहां पे गौ हत्या नाम की कोई चीज नहीं है। ये लॉरेंस ने ये बात कही है। तो इसलिए वो कहते हैं कि इन्होंने कभी भी, क्योंकि इन्होंने हिंदुइज्म को नहीं छोड़ा। देखिए, कबूल करना और मानना ये 2 अलग चीजें हैं। आप शादी कबूल कर सकते हो, लेकिन हो सकता है आप अपने हस्बैंड को हस्बैंड नहीं माने, है ना? तो कबूल और मान्यता ये 2 अलग चीजें हैं। आपने धर्म कबूल कर लिया, लेकिन स्पिरिचुअली आपने उसको धारण नहीं किया, आपने उसको मान्यता नहीं दी, और इसलिए आपको ये नए धर्म को भी हिंदुआइज करने की आपको आवश्यकता पड़ी। तो ये फर्क है रिलीजन और इस स्पिरिचुअलिज्म का। और फिर वो कहते हैं कि देखिए, यहां पे माना जाता है कि जो पीर होते हैं, संत होते हैं, उनसे कोई चीज मांगो तो वो आपको जरूर मिलेगी। और इसलिए यहां के लोग बहुत पीर और संतों को बहुत मानने वाले हैं। जो विदेशी लोग हैं इनको पीर परस्त भी बोलते हैं। और जब ये किसी
पीर के दरगाह पे जाते हैं तो अपना पूरे शरीर में ये भभूत स्मेर करते हैं, जैसे हमारी हिंदू परंपरा है। और वो कहते हैं कि उन्होंने एक पीर स्थान का वर्णन किया है जो कि कोई नदी के किनारे थी, और वहां कोई भी जाता था तो वो नंगे पांव जाता था, अगर कोई घोड़े पे है तो वो घोड़े से उतर जाता था। और उन्होंने एक वर्णन किया है कि एक जगह मैं वहीं पे मौजूद था तो एक बारात जा रही थी। अब वो नदी किनारे में पीर स्थान था, उसके ऊपर एक पुल थी, एक बारात जा रही थी। बारात तो उस पुल के ऊपर से गुजर गई, लेकिन दूल्हा और उसका पिता एक ही घोड़े पे थे। दूल्हा छोटा था, छोटे उम्र का था। वो पुल जो है वो टूट गई, और जब वो टूट गई तो घोड़ा और वो दूल्हा और उसके पिता तीनों फिर उसके बाद मौत के साथ जूझ रहे थे। वो नदी बड़ी तेज नदी थी, तो वहां एक बड़ी भीड़ इकट्ठी थी। तो इन्होंने लोगों से कहा कि भाई कुछ करते क्यों नहीं हो? कहते नहीं, इनके साथ जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है, इनको ये गुस्ताखी की सजा मिलनी चाहिए, और 10 साल में ये चौथी ऐसी सजा है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि देखिए, में जो उन्होंने असेसमेंट दिया है कश्मीरियों का, कश्मीरियत का, कि एक हिंदुइज्म का बेडरॉक था, उस बेडरॉक के ऊपर एक बड़ी मोटी लेयर थी कश्मीरियत की, और उसके ऊपर इस्लाम का एक बहुत पतला ट्रांसपेरेंट लेयर था। तो ये बताइए कि आखिर ये कैसे गंदा होने लगा, और धीरे धीरे जो इस्लाम वाली लेयर जो है वो ओपेक कैसे हो गई, ऐसा कैसे हो गया कि उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि उसी समय, हाँ, एक बात मैंने बीच में आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि मैंने गाय की बात की। ये कहते हैं, जो मैंने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम जो सद्भाव है वो इसलिए भी है कि गौ हत्या नहीं होती है। और आज आप क्या देख रहे हैं? एक वहां का एमएलए जिसका नाम है इंजीनियर, वो एमएलए गाय का, एक वहशी की तरह गाय का मांस खा रहा है, और उसने वीडियो रिकॉर्डिंग करवाया और पूरे सोशल मीडिया और मीडिया पर उसको सर्कुलेट करवाया। है ना राइट पुष्पेंद्र जी? तो आप देखिए ये सफर कैसे तय हुआ। लेकिन उस समय भी लॉरेंस लिखते हैं कि एक जगह है शोपियां, एक जिला है, कहते कि शोपियां में कुछ गंदी हवाएं अरब से आनी शुरू हो गई थी। वहाबिज्म का आगमन धीरे धीरे होने लगा था, और कहते हैं कि कोई 200 परिवार जो थे वो उसके अनुयायी हो गए थे वहाबिज्म के। फिर महाराजा रणबीर सिंह उन्होंने उसको उस समय कुचल डाला, लेकिन ये फिर पनप गया। और उस समय के जो वहां पे साधु संत थे, उन्होंने कहा कि ये 5 साल में ये बहुत बहुत फैल गया है। और उन्होंने ये भी बात कही कि ये वहाबी जो है, ये ऑर्थोडॉक्स कश्मीरीज को ये कह रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स कश्मीरीज को ये कह रहे हैं कि, और या उनको ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पति का अपने पत्नी पर एक्सक्लूसिव हक नहीं होता है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वॉल्टर आर लॉरेंस ने अपनी किताब में ये बात लिखी है। तो ये उस समय भी शोपियां में ये जो गंदी हवाएं जो अरब से थीं 1895-96 में आने लगी थी। और आज का आप शोपियां देखिए, आज भी शोपियां जो है वो गढ़ है,
वो जिहादिज्म का गढ़ है। पिछले साल कोई 44 जिहादी मारे गए हैं वहां पे। 2.6 लाख पॉपुलेशन है और बड़ा अमीर जिला है साहब वो। 26 पॉपुलेशन है, 2 मिलियन मेट्रिक टन्स वो एप्पल वो सेब प्रोड्यूस करते हैं। तो इससे यही लगता है कि जो वेल्थ या जो प्रॉस्पेरिटी और जिहादिज्म जो है वो एक दूसरे पर अभी फीड करना शुरू कर दिया है। अब वो एक ऐसा इलाका है जो कि पूरे ये जो वो ज्यादातर गांव ट्राई जंक्शन पे हैं, जैसे ये पुलवामा हो गया, अनंतनाग हो गया, ये 2-3 जो जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित है मिलिटेंसी से या जिहादिज्म से, उनको वहां शेल्टर मिलता है शोपियां में, और उनको लॉजिस्टिक्स भी उनका सप्लाई होता है। अब देखिए शोपियां में आपने भी पढ़ा होगा कि एक महिला जिसका नाम है खुशबू जान, वो एसपीओ थी, स्पेशल पुलिस ऑफिसर। ये दहशतगर्द उसके घर में आए, रावण के भेष में आए, उनके हाथ में कलम थी, कागज थी, वो सर्वे के बहाने आए और वो कलम जो है वो पिस्टल में बदल गई और उन्होंने खुशबू जान की जान ले ली। खुशबू जान एक वो कमाने वाली अकेली शख्स थी, अपने परिवार में 2 छोटे भाई थे, एक उनके वृद्ध पिता थे। तो ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले 3 पुलिसमैन उसमें, ये जनवरी की बात कह रहा हूं, शोपियां में वो एब्डक्ट हुए और एब्डक्ट उनको करने के बाद उनकी कोल्ड ब्लड ने कश्मीरियों ने इन कश्मीरी पुलिसमैन की हत्या कर दी। तो आज सवाल ये नहीं है कि ये जिहादिज्म में क्या हो रहा है। जिहादिज्म जो कश्मीर में है उसमें आज कश्मीरी ही कश्मीरी को मार रहा है। तो कहां 1895 और ये देखिए अभी ये क्या हो रहा है। अभी वहां पे देखिए एक शमशुल हक नाम का एक कश्मीरी यूथ शोपियां में मारा गया। उसके भाई जो है इनामुल हक, वो नॉर्थ ईस्ट में आईपीएस ऑफिसर है। उसने हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन कर रखा था। तो आप देखिए जिहादिज्म जो है वो जो फैमिली की जो सोशल फैब्रिक है उसको वो टेयर कर रही है उसको। और जिस तरह से न्यूक्लियर फिजन होता है, जब न्यूक्लियर फिजन होता है, जब आप एटम को स्प्लिट करते हैं तो क्या होता है, उसका फॉलआउट जो है रेडियो एक्टिव फॉलआउट वो सभी जगह होता है। उसी तरह उसका जो फॉलआउट है वो पूरे हिंदुस्तान पे हो रहा है। इसीलिए मैंने आपको आज शोपियां का मैंने एग्जाम्पल दिया है। और देवियों और सज्जनों, ये बहुत चिंता का विषय है कि क्या ये शोपियां तक ही केवल सीमित है? क्या ये चीज जो मैं फॉलोआउट की बात कर रहा हूं, आप क्या जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा का केवल वो कश्मीर घाटी तक सीमित है? कल दिल्ली में एक पकड़ा गया है, उसके पहले देवबंद में एक पकड़ा गया था। पूरे हिंदुस्तान से जैश ए मोहम्मद के लोग पकड़े जा रहे, लश्कर तोयबा के लोग पकड़े जा रहे हैं, आपके गुजरात से पकड़े गए। तो ये तो केवल कश्मीर तक ही सीमित नहीं है। अब देखिए किस तरह से ये पूरा जिहादिज्म जो है कश्मीर का इंपैक्ट कर रहा है।
हाफिज सईद और जकीर रहमान लकवी जो उसका नंबर 2 है, वो कई बार बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पर गए। उन्होंने रोहिंग्यास को रिक्रूट किया, उनको ट्रेनिंग दी और उनको ट्रेनिंग देने के बाद वो घाटी में कहां आके बसते हैं? घाटी में, कश्मीर घाटी में जो सबसे स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स जो है, लोकेशंस है, वहां उनको रोहिंग्यास को बसाया गया। जैसे कि नगरोटा, वहां पर एक बहुत बड़ा सेना का मुख्यालय है। जैसे कि सुजवान मिलिट्री कैंप, और इस बार जब यह हमला हुआ था सुजवान मिलिट्री कैंप पे, तो कहते हैं कि उसमें कुछ रोहिंग्यास का भी हाथ था। अब देखिए कि लश्कर-ए-तौयबा ट्रेनिंग देती है, ट्रेनिंग देने के बाद उन्हीं के तत्व आके कश्मीर घाटी में बस जाते हैं। तो ये बताइए कि जब तक वहां के जो हुकूमत करने वाले हैं या हुकूमत करने वाली थी, उसके बिना कोल्यूजन के ये कैसे संभव हो सकता है? तो आप इसका एक स्वरूप देखिए, इस पूरे जो कश्मीर से जो चीज निकल रही है उसका कहां कहां पे फॉल आउट हो रहा है। आप बताइए, मैंने इसलिए ये शोपियां का जिक्र किया क्योंकि हिंदुस्तान का भी वही सफर है जो शोपियां का सफर है। और एक बात आप लोग सब इस बात पे गौर करें कि आज पुलवामा में ये जो सुसाइड बॉम्बिंग हुआ, मैं आपको बता दूं, ये सुसाइड बॉम्बिंग जब एक बार इस तरह की ये जो फिनोमिनन है एक बार आती है तो वो घटती नहीं है, वो बढ़ती चली जाती है। अब जितने भी मुसलमान भाई हैं पूरी दुनिया में, उनको इस बात पे गौर करना पड़ेगा कि आप इस दौर तक कैसे पहुंच गए जहां पे ये सुसाइड बॉम्बिंग की जरूरत पड़ गई। आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, मैंने बताया कि कैसे ग्लोबल जिहाद ने सोवियत फोर्सेस को अफगानिस्तान से विड्रॉ करवा दिया, लेकिन उस समय सुसाइड बॉम्बिंग नहीं होती थी। लेकिन आज मैं तो अखबारों में मैं डॉन रोज सुबह सुबह पढ़ता हूं, आप और अफगानिस्तान को भी फॉलो करता हूं, हर 2 दिन पर एक पुलवामा जैसा ब्लास्ट होता है। तो अब सवाल यह उठता है कि अब सुसाइड बॉम्बिंग से हम आगे कहां जाएंगे और कौन है जिम्मेदार हमारे यहां कि कश्मीर को लॉरेंस जो 1895 वाली कश्मीर से लेके आज सुसाइड बॉम्बिंग के मुकाम तक ले आया। वो कोई नहीं है, कोई और नहीं है, वो अब्दुल्लास हैं, मुफ्तीज हैं, हुर्रियत हैं, और हमारे यहां जो बैठे हुए दिल्ली में हुक्मरान हैं उनका भी इसमें हिस्सा है। मैंने आपको एक गृह मंत्री का उदाहरण दे दिया। ये सब उन्होंने ही अपने निजी स्वार्थ के लिए देशद्रोह के साए में इन्होंने ये पूरी कार्रवाई होने दी। तो देवियों और सज्जनों, अभी बड़ी चर्चा हो रही थी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को लेके, डायनेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज को लेके। देखिए, मैं एज अ स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट और सिक्योरिटी एनालिस्ट आपको मैं बताता हूं समस्या क्या है। ये डायनेस्टिक जो पार्टीज होती हैं, इनको सबवर्ट करना बड़ा आसान होता है, ये जान लीजिए। और अगर आपने 8-10 डायनेस्टिक पार्टीज को अगर आपने खरीद लिया, सबवर्ट कर दिया, तो आपका पूरे देश पे कब्जा हो गया, है कि नहीं?
अभी मैंने देखा एक फारूक अब्दुल्ला का एक बहुत गर्मजोशी वाला बयान कि ये मोदी साहब क्या बोलते हैं, ये डायनेस्टिक पार्टीज क्या है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का इंजीनियर होता है बेटा। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, डॉक्टर का बेटा एम्स का डायरेक्टर नहीं बनता है ना। और साथ एक बड़ी अजीब बात है, एक फारूक अब्दुल्ला के पिताजी शेख अब्दुल्ला को देशद्रोह के लिए लंबे समय तक जेल में सजा काटनी पड़ी थी, फिर भी वो मुख्यमंत्री बन गए। मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की बेटी के पिताजी ने ग्लोबल जिहाद लाने का उनको श्रेय जाता है, वो भी मुख्यमंत्री बन जाती हैं। और फिर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि देखिए हम तो बचपन से हमने सियासत देखी है। तो मेरा सवाल है कि अब्दुल्ला साहब फिर तो आपने बचपन से देशद्रोह भी देखा होगा, आपने सियासत देखी है तो अपने पिता का देशद्रोह भी देखा होगा। और जब इतनी मोहब्बत थी मुफ्ती मोहम्मद सईद और ग्लोबल जिहादीज में, तो बात इससे तो यही हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि महबूबा मुफ्ती को भी उतनी ही मोहब्बत होगी फिर इनसे। तो ये देखिए ये डायनेस्टिक, ये कुछ नेशनल डायनेस्टिक पार्टीज, कुछ रीजनल सब क्या जरूरत पड़ गई एक डायनेस्टिक पार्टीज के मुखिया को कि वो छुप छुप के डोकलम क्राइसिस के समय वो चाइना एम्बेसी जाते हैं। अगर वो डायनेस्टिक पार्टी के नहीं होते तो ये नहीं होता कभी। वो क्यों छुप छुप के जाते हैं? तो ये जो रीजनल डायनेस्टिक पार्टीज हैं और ये जो अपने आप के नेशनल लेवल पे डायनेस्टिक पार्टीज हैं, इनका जो मिक्स जो है वो बहुत एक्सप्लोसिव मिक्स है। और इसीलिए मैं डायनेस्टिक पार्टीज के खिलाफ, और इसीलिए कई, जमहूरियत अपने आप में एक बड़ी अच्छी चीज है। जब भी ये कोई अंग्रेजों की देन नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, जब भी इंसान ने कोई सिस्टम के बारे में सोचा है तो सबसे बेहतरीन सिस्टम इसी को माना गया है। लेकिन यह भी हकीकत है कि आपके मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में अगर डायनेस्टिक पार्टियां हों तो उनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। दूसरी बात देखिए, ये आप क्या सोचते हैं कि जैसे हमने बालाकोट को हमने टारगेट सेलेक्ट किया तो कई उसमें कंसिडरेशंस जाते हैं। कुछ स्ट्रैटेजिक रीजंस होंगे, कुछ टैक्टिकल रीजंस होंगे। हम एक मैसेज देना चाहते थे, इस्लामाबाद से 120 किलोमीटर दूर, काराकोरम हाईवे से 35 किलोमीटर दूर। अब आप समझ जाइए कि अगर मेरठ में बम गिरे तो दिल्ली में लोगों की क्या हालत होगी, हुक्मरानों की क्या हालत होगी। तो हमने बहुत से कंसिडरेशंस के बाद, जो मेरी समझ है उसके मुताबिक, हमने बालाकोट को एक, इसको टारगेट सिलेक्शन प्रोसेस हम वो कहते हैं। तो देवी और सज्जनों, एक बात बताइए, क्या आप सोचते हैं कि ये जो जिहादी तंजीमें हैं जो कि पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स के इशारे पे काम करती हैं, क्या वो टारगेट सिलेक्शन नहीं करती हैं? जब वो अपने सबसे उम्दा लोगों को अगर 26 से 11, उम्दा मतलब कि जो सबसे ज्यादा ट्रेनिंग जो उन्होंने प्राप्त की है, अगर वो 26 से 11 करने के लिए अगर भेजते हैं तो मुंबई को कितना केयरफुली सेलेक्ट किया होगा और उसका कोई ऑब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या था 26 से 11 का? 26 से 11 का ऑब्जेक्टिव था हिंदू टेरर बनाना, क्योंकि 2009 में चुनाव होने वाले थे। यही 3-4 महीने का वक्फा था, इनसे वो करवा दो
उसके बाद इसको हिंदू तो पूरी तैयारी हो चुकी थी, उसके बाद आरएसएस को बैन कर दो और उसके बाद फिर से जो भी है जिसको भी राज करना है वो राज करेगा। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि मैं अगर कोई गलत बात कह रहा हूं कि आप अगर सिलेक्शन ऑफ टारगेट कर रहे हैं तो जिसके पास रिसोर्सेज बहुत कम है, और ऐसे जो जिहादी अटैक्स होते हैं उसमें नॉर्मली फेलियर का रेट बहुत कम होता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा प्रिपरेशन के साथ होता है और इतना बड़ा षड्यंत्र होता है कि उसको फेल होने की संभावना कम होती है। तो उन्होंने ये किया। उसी तरीके से पुलवामा में जो टारगेट उन्होंने सिलेक्ट किया, क्यों किया पुलवामा में? क्यों एक सुसाइड बॉम्बर वहां पे लगाया? उसके पहले क्यों नहीं किया? ये सारे सवाल मन में उत्पन्न होते हैं, और इसका कारण यह है कि देखिए उन्होंने एक तो टाइमिंग, इलेक्शंस जैसे वही वक्फा है तो 26/11 और ये इसमें टारगेट क्या चुना साहब उन्होंने? एक व्हीकल, एक ऐसी ट्रुप कैरियर जिसमें 10 स्टेट्स के जवान थे, 10 स्टेट के, और उनका ये कैलकुलेशन था कि जब ये डेड बॉडीज, जब मार्टर्स के डेड बॉडीज जाएंगे 10 स्टेट्स में, तो अपने आप जो आपका प्रधानमंत्री है उनको हम हीरो से जीरो बना देंगे, क्योंकि वो इलेक्शन मोड में है, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन यहां पर तो सब कुछ उल्टा हो गया। यहां पे तो सब कुछ उल्टा हो गया। तो देखिए बालाकोट हमने बताया क्या उसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, हमने क्यों चुना। जब ये आपके फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन आए तो उन्होंने कहा कि हमने प्री एम्प्टिव स्ट्राइक किया है। प्री एम्प्टिव स्ट्राइक क्यों किया? मैंने जैसा आपको कहा कि अगर हम ये कार्रवाई नहीं करते तो कई पुलवामा देश भर में होते, ऐसी जानकारी थी। और मैंने आपको बताया, मैंने अफगानिस्तान में इसका पूरा ट्रैजेक्टरी देखा है। ये फिनोमिनन जब एक बार इस रूप में आ जाता है वो कभी कम नहीं होता है, वो बढ़ता जाता है। तो इसलिए हमको ये प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करना जरूरी हुआ। दूसरी बात, और मैं ये देखिए, मैं अब जो बोलने जा रहा हूं मैं अखबारों से ही ग्लीन करता हूं। जब सिद्धू साहब गले मिल रहे थे बाजवा से और इमरान खान से, आपको मालूम है कि 26/11 टाइप अटैक की बड़ी जोर शोर से तैयारी की जा रही थी। वहां जो भावलपुर में जहां ये गले मिल रहे थे वहां से ज्यादा दूर नहीं है, वहां के स्विमिंग पूल में डीप सी डाइविंग की ट्रेनिंग दी जा रही थी ताकि 26/11 का अटैक किया जा सके। हो सकता है वो अटैक आपके गुजरात कोस्ट पे हो सकता है, वो मुंबई में कर सकते थे। तो ये भी सूचना थी। तीसरी बात कि देखिए ये क्या था कि ये एयर स्ट्राइक इसलिए भी जरूरी था। और देखिए इसमें दोनों में फर्क जानिए। जो ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए हुआ था वो एक कमांडो, एक स्पेशल फोर्सेस द्वारा एक रेड उसको कह सकते हैं आप, ये एयर स्ट्राइक था। ये एयर स्ट्राइक का मकसद ये था कि ये जो न्यूक्लियर हथियार
कि साए में जो ये प्रॉक्सी वॉर चल रहा था तो पाकिस्तान सोचता था कि ये जो हमारा जो कन्वेंशनल सुपीरियरिटी है उसका कोई स्थान नहीं है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और एयरफोर्स चीफ ने, अभी जो एयरफोर्स चीफ है वो बड़ी इमेजिनेटिव आदमी है और थरो प्रोफेशनल है, तो उन्होंने एक बड़ी महीन कोऑर्डिनेशन वाली एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें ग्वालियर से आपको मालूम है किस तरह से जहाज उड़े, आगरा से रिफ्यूलर्स उड़े, रास्ते में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हुआ, कैसे वो नेत्रा जो अवॉक्स थे वो पूरे उसको एयर एक्टिविटी दुश्मन का वो मॉनिटर करे, ये सारा कुछ हुआ। तो हमने क्या किया है कि ये न्यूक्लियर वेपन और प्रॉक्सी वॉर के बीच में एक रास्ता ढूंढा है, और ऐसे कई रास्ते हैं, और इसीलिए इनको विंग कमांडर अभिनंदन को लौटाना पड़ा, क्योंकि जब आप प्रोएक्टिव हो जाते हैं और जब आप प्रीएम्प्टिव हो जाते हैं तो दुश्मन को यह नहीं पता चलता है कि आप आगे की क्या कार्रवाई करने वाले हैं। वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आपके पास होता है। वो प्रॉक्सी वॉर की चाबी एयरफोर्स ने पाकिस्तान से छीन के मोदी साहब के हाथ में दे दी है। तो देवियों और सज्जनों, आपने ये देखा कि बालाकोट क्या ये था। पुलवामा के बारे में मैंने बताया कि अगर हम नहीं, ये जो पुलवामा में जो भी कुछ हुआ, ये फिनोमिनन जो है, अभी देखें आगे क्या ट्रेजेक्ट्री लेता है, लेकिन खतरा मैंने आपको बता दिया। अब इसका सल्यूशन क्या है, और ये बड़े ध्यान से सुने। समस्या मैंने बता दी, सल्यूशन क्या है कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक तो कर दिया, जिसको एयर स्ट्राइक को आप सर्जिकल स्ट्राइक अगर बोलना चाहते हैं तो, उरी में भी आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, लेकिन बहुत सारा इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक्स की जरूरत है। इसमें कई नेता शामिल हैं, इसमें वकील शामिल हैं, इसमें एक्टिविस्ट शामिल हैं, इसमें एनजीओ शामिल हैं, इसमें जर्नलिस्ट शामिल हैं, और आप, ऐसा नहीं है मैं कुछ, आप लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, प्रॉक्सी वॉर बिना प्रॉक्सी के तो हो नहीं सकता है। तो ये लोग हैं इंटरनल प्रॉक्सीज, इनके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि देखिए साहब, आपने क्या किया, आपने जो कंटेम्पररी डिस्कोर्स जो है इस्लाम का, वो आपने पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस करना के उसके हाथ में छोड़ दिया। आपने कभी इस्लाम के बारे में जानने की कोशिश नहीं की, और वो इसको हिंदुस्तान में इन्फ्लुएंस करते रहा, जबकि आपके यहां सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट तो रेडिकलाइजेशन और जिहादिज्म में है, तो वो तो चाहेगा कि आपका पूरा देश ये रेडिकलाइज हो जाए। और एक और बात साहब मैं बता दूं, लोग कहते हैं कि आप धर्म की बात क्यों करते हो, रिलीजन हैज नो टेरर, ये वो करके। दुनिया में जितनी लड़ाइयां आज तक हुई हैं, या तो उसमें धर्म मुख्य कारण रहा है या कारण के पीछे कारण रहा है। आप बताइए, क्या वर्ल्ड वॉर 1 में कैलिफेट फैक्टर नहीं था? क्या वर्ल्ड वॉर 2 में, चाहे वो मेन फैक्टर रहा हो या सब्सिडरी फैक्टर रहा हो, क्या वर्ल्ड वॉर 2 में जूइश फैक्टर नहीं था? क्या 47-48 में, जब 47 में ट्राइबल इन्वेजन हुआ, तो वो किस चीज से प्रेरित थे? वो जिहादिज्म से प्रेरित थे। 71 की लड़ाई में जमायते इस्लामी की 2 ब्रिगेड थी, अल शम्स और अल बद्र ब्रिगेड।
यह दूसरी बात थी कि एथनिसिटी, बंगाली एथनिसिटी ने रिलीजन के ऊपर वो हावी हुआ। लेकिन उसके बाद क्या पाकिस्तान ने उससे सबक सीखा? पाकिस्तान ने कहा कि बांग्लादेश इसलिए बना क्योंकि हम इनको मतलब अच्छा इस्लामिक डोज नहीं दे पाए थे अभी तक, इनको हमें सफिशिएंटली इस्लामाइज नहीं कर पाए थे। ये जो सोवियत और ये कम्युनिस्ट और इसमें जो जिहादीज में क्लैश हुआ, क्या इसको कम्युनिस्ट वर्सेस जिहादीज का नैरेटिव नहीं दिया गया था? कोई ऐसा युद्ध नहीं, ज्यादातर युद्ध की मैं बात कर रहा हूं, या तो उसमें ये मेन फैक्टर होगा और या नहीं तो इसमें सब्सिडरी फैक्टर या एक कोलैटरल फैक्टर धर्म जरूर होता है। तो देखिए हमारे लिए क्यों ये जरूरी है? हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि आपका जो नेबरहुड है उसमें 2 इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, 3 आपके बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, म्यांमार, भूटान और श्रीलंका, नेपाल एक हिंदू कंट्री है, तिब्बत जहां की ये कम्युनिस्ट आके बैठ गए हैं वहां पर एक कम्युनिस्ट कंट्री है। तो आप जब ये अपना थ्रेट परसेप्शन या अपना सिक्योरिटी पॉलिसी जब फॉर्मुलेट करते हैं तो आपको ये फैक्टर्स जो है, इन फैक्टर्स को आपको फैक्टर करना होगा। आप इससे स्केप नहीं कर सकते हैं। और यह जाहिर सी बात है कि जब जिहादिज्म होगा, प्रॉक्सी वॉर होगा, तो उसमें सब फीड करेंगे, उसमें माओवादी भी फीड करेंगे, उसमें चर्च भी फीड करेगा, उसमें हर तरह के लोग ये टुकड़े टुकड़े ये फीड करेंगे। इसलिए मेरा ये कहना है, और जो सब लोग आप बैठे हुए हैं, कि बहुत जरूरी है कि आप लोग और हम लोग धर्म का अध्ययन, मैं वो स्पिरिचुअल वाली धर्म का नहीं, पॉलिटिकल इस्लाम, पॉलिटिकल क्रिश्चियनिटी, इसका अध्ययन जरूर करें। और पुष्पेंद्र जी बार बार कहते हैं कि और कुछ नहीं पढ़ो या ना पढ़ो, कम से कम कुरान एक बार जरूर मतलब लाके आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात साहब देखिए, एक और बात है, और ये मैं हर जगह कहता हूं कि दुनिया में ये किसने कह दिया कि हमने इस धरती पर आखिरी धर्म देख लिया? कोई सर्टिफिकेट दे सकता है ये? और मेरा बहुत मतभेद है संविधान बनाने वालों से कि उन्होंने ये कैसे तय कर लिया कि आपने आखिरी धर्म देख लिया। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस मुझे ये सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि अब कोई धर्म नहीं पैदा हुआ होगा, उन्होंने टाइम को क्या किल कर दिया है या बांध के उसको रख दिया है? तो इसलिए हमारी क्या इंपेरेटिव है कि हम इस चीज को समझें कि दुनिया की जो सबसे पुराने धर्म जो अनंत काल से आ रहा है, उसके हम रिपोजिटरी हैं। और इसलिए सबसे ज्यादा हक अगर पूरी दुनिया में किसी को है दूसरे धर्म, दूसरे रिलीजन्स को एनालाइज करने की, वो हमारा है। क्योंकि हम तो वही थे, बाकी लोग आते रहे, बाकी लोग आते यहां पे आए, किसी ने कहा कि भाई ये है, किसी ने मारा पीटा, पैसा दिया, चावल खिलाया, जो भी किया, कन्वर्ट किया है, हम तो वही थे। तो हमारा हक बनता है ना कि कौन मेरे पास आया, मैं उसको बताऊंगा। और मैं क्या बताऊं इनको? जो धार्मिक किताब ये कहता हो कि अर्थ इज फ्लैट, जो
जिसके जो भी धर्म हो, जिसके ये जो किताबों वाली धर्म है, जिसको रिलीजन ऑफ बुक कहते हैं, वो कहता है कि ये द अर्थ इज फ्लैट। और जब आपकी बेसिक की बुनियादी गलत है, तो फिर हम आपका किस चीज पर विश्वास करें और आपको इज्जत क्यों दें? किस बात की इज्जत दें? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपने आप को दुनिया से हम ना कंपेयर करें। हो सकता है हमें भी कई त्रुटियां आई हो, हमारे में भी कई कमियां आ गई हो, लेकिन हमारे यहां तो किसी ने वो कमियों गुजरते वक्त के साथ यहां पर बहुत सारे रिफॉर्मर्स भी आते ही आते। लेकिन ये कहना कि आप धर्म के बारे में बोल नहीं सकते हैं, आप इसके बारे में, सेक्युलर कंट्री है आप साहब। बाबा राम रहीम में क्या ऐसी कमी थी जो कि 12-14-100 साल पहले दूसरों में नहीं थी? अगर उस समय मीडिया होता और यही अखबार होते तो क्या होता, क्या हालत होता? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया में दूसरे धर्मों को एनालाइज करना और उसको प्रॉपर पर्सपेक्टिव देना, वो केवल हिंदुस्तान का हक है। वो एक नया कंट्री अमेरिका का हक नहीं बनता है उसमें, और बाकियों का भी हक नहीं बनता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग इसका अध्ययन जरूर करें और